वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर एनईपी 2020 पर है। किस पर है? एनईपी 2020 पर। और ये जो लेक्चर है ये सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल किसके लिए होगा? सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये लेक्चर बन ही रहा है सीटेट के लिए। हाँ, सीटेट के अलावा अगर आप स्टेट देना चाहते हैं, कोई भी और अगर किसी भी अदर स्टेट का आप टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन ये एग्जाम जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं ये कंप्लीट सीटेट को मद्देनजर रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं एनईपी क्या होता है, A to Z पहलू को हम देखेंगे, कंप्लीट एनईपी को देखेंगे एक लेक्चर में, ठीक ना। देखिए, अगर हम सबसे पहले आपको बात करें किसके बारे में कि सर एनईपी के बारे में, किसके बारे में बात करें कि सर एनईपी। देखिए, एनईपी का एक फुल फॉर्म क्या होता है? इसी का फुल फॉर्म होता है सर जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या बोलते हैं? 2020। अब यहां पर सर एक टर्म आता है कि सर आप 2020 क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम सबसे पहली अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर फर्स्ट बार एनईपी की बात करते हैं कि भैया बताओ सबसे पहले एनईपी कब आया था, तो यह आया था 1968 में। कब आया था? 1968 में। और अगर हम बात करें कि सर सेकेंड बार में एनईपी कब आया था, तो यह आया था 1986 में। कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतिम के 2 डिजिट को चेंज कर देना, 6 की जगह पर 8 को, 8 की जगह पर 6 को, आपको क्या हो जाएगा? पहला दूसरा। और सर तीसरा एजुकेशन पॉलिसी जो आया है ये कब आया है? ये आया है 2020 में। इसीलिए सर हम लोग यहां पर लिखते हैं कि थर्ड क्या बोलते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब क्या बोलते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि ये 2020 वाला हम लोग पढ़ रहे हैं और ये भारत का तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। कोई दिक्कत है? अब यहां से क्वेश्चन और भी बनता है कि सर ये जो 2020 वाला एजुकेशन पॉलिसी है ये कितने वर्ष के बाद आया है? देखिए, पहला वाला कब आया था? 68 में। दूसरा वाला कब आया? 86 में। तो अगर 86 में आप 34 वर्ष को जोड़ते हैं, कितना? 34 ईयर को जोड़ते हैं, तो सर जी आपको मालूम चलेगा कि 34 वर्ष के बाद में अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये क्या हुआ है? आया है। तो अब तक में कितने बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है? तो हम बोलेंगे 3 बार। पहली बार कब? तो 1968 में। दूसरी बार कब? 1986 में। और तीसरी बार कब? सर 2020 में। अब सर हम ये देखेंगे कि पहला एजुकेशन पॉलिसी किसके समय में आया था, दूसरा किसके समय में आया था, तीसरा किसके समय में आया था। सर पहला जो है इसके लिए कौन सा कमीशन आयोग जिम्मेदार था, तीसरा के लिए कौन सा कमीशन जिम्मेदार है। एक एक चीज को क्या करेंगे? सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, वही बात बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि सर एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर देखिए, ये भारत सरकार द्वारा कितना तारीख को घोषित किया गया था? मेरे दोस्त यहां पर इसको थोड़ा सा सही कर दिया, ये गलत है आपको। कितना तारीख को? तो 29 जुलाई को। कितना तारीख को? 29 जुलाई। तो याद रखना आपको कि भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को क्या किया गया था? आपके एनईपी को घोषित किया गया था। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनईपी कब घोषित हुआ था? हम बोलेंगे ये घोषित हुआ था 29 जुलाई 2020 को। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप बोलेंगे सर नहीं। अगली बात देखिए, सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में क्या है? ये पहला नया परिवर्तन। जैसा कि दोस्त हम आपको बोले कि सबसे पहला कब आया था? 1968 में। दूसरा कब आया? 1986 में। और तीसरा कब आया भैया? 2020 में। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए, अगर हम बच्चे इसी के बाद में आपको बताएं, देखिए यहां पर लिखा हुआ आपको क्या कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? 1968 में। किसके समय में? इसके लिए कौन सा कोठारी जिम्मेदार था, कौन सा आयोग जिम्मेदार था? तो उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग। यही कोठारी आयोग है, यही कोठारी कमीशन है जो सिफारिश किया था किसके बारे में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 के बारे में। तो क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कौन से आयोग के द्वारा लाया गया था? तो कोठारी आयोग। और इनका अध्यक्ष क्या था? तो इनके अध्यक्ष का ही नाम है कोठारी जी। क्या नाम है? कोठारी सिंह। क्या बोलेंगे? दौलत सिंह कोठारी। और दौलत सिंह कोठारी अपने नाम पर इस कमीशन को लाया था। तो अगर कभी पूछ ले कि पहला एजुकेशन पॉलिसी का अध्यक्ष कौन था, उसका नाम था दौलत सिंह कोठारी। और यही दौलत सिंह कोठारी जो है इसी के नाम पर कोठारी आयोग के नाम पर क्या किया गया था? 1968 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कितने तारीख को भैया इसको घोषित किया गया था? 29 जुलाई 2020 को। याद रखना कब तारीख को? 29 जुलाई 2020 को। और इस समय अगर बात करें कि देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो उसका नाम था इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। तो अगर कभी पूछ ले कि सर 1968 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन से प्रधानमंत्री के समय आया था, तो हम क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी के समय आया था। और कौन से अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी जो इनके कौन थे? अध्यक्ष थे। चलिए आगे बात करते सर किसके बारे में? दूसरा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, अगर हम दूसरा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे बात करते हैं तो दूसरा एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? यह आया था 1986 में। और इस समय ये किसके समय था? यह था उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। कोई दिक्कत है? फिर इसी प्रकार से अगर आपसे बात करें कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, तो यह आया था 2020 में। और ये किसके कहने पर लाया गया था? तो भैया याद रखिएगा, ये कस्तूरी रंगन आयोग के कहने पर, इसी के सिफारिश, इसी के कमीशन के द्वारा क्या किया था? लाया गया था। तो जब भी आपसे बात करें कि पहला वाला, तो क्या बोलेंगे? पहला वाला
तो क्या बोलेंगे भैया, दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष था और कोठारी आयोग की सिफारिश पर आया था। और तीसरा वाला 2020 वाला किसके सिफारिश पर, तो हम क्या बोलेंगे, कस्तूरी रंगन आयोग की सिफारिश पर आया था। कोई दिक्कत है? देखिए 2020 क्या बोलेंगे, के कस्तूरी रंगन आयोग के द्वारा जो है क्या किया गया था भैया, इसको लाया गया था। कोई दिक्कत है? अब बोले नहीं। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, इस क्वेश्चन को समझिएगा भैया। हम क्या बोले कि तीसरा, देखिए सबसे पहला वाला कब आया था 1968 में, दूसरा वाला कब आया था 1986 में, तीसरा वाला कब आया 2020 में। पहला वाला किसके समय में या कौन से आयोग के द्वारा, तो क्या बोलेंगे भैया, तो आप यहीं से बोलेंगे कि सर ये आया था दौलत, क्या बोलेंगे सर जी, कोठारी आयोग के द्वारा। क्या बोलेंगे, कोठारी कमीशन के द्वारा। सर जी ये किसके द्वारा आया था, आप बोलेंगे भैया ये था कस्तूरी रंगन कमीशन के द्वारा। क्या कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर जी। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया ये जो कस्तूरी रंगन जी है ये कौन है, तो भैया याद रखेगा ये जो आपका नीति अंतरिक्ष है ना, इसी के ये क्या है, साइंटिस्ट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया कस्तूरी रंगन जी कौन है, हम बोलेंगे सर ये नीति अंतरिक्ष के क्या है, वैज्ञानिक है। क्या बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे सर ये नीति अंतरिक्ष क्या है, वैज्ञानिक है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और भी बनता है, और ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया 2020 वाला एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कितने वर्ष के बाद आया है, हम क्या बोलेंगे भैया, ये जो है 34 वर्षों के बाद आया था। क्योंकि जब आप 1986 में 34 ईयर जोड़ेंगे तो आपको 2020 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए और अगर सर जी आपसे बात करें कि तीसरा, ये जो तीसरा शिक्षा नीति कब का, आप क्या बोले 2020 वाला। अब देखिए अब क्या बात करता है, कहता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय मतलब एमएचआरडी का नाम परिवर्तन कर दिया। देखिए आपको याद रखना है कि जब सर, देखिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको याद रखना है सर जी कि पहला कब आया था 1968 में, दूसरा कब आया था 1986 में, तीसरा कब आया 2020 में। और यही 2020 में जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आया इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया सर जी, जो आपका एमएचआरडी था, क्या था, जो आपका एमएचआरडी था जिसका नाम क्या था, जिसका हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया, तो इसी को बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। क्या बोलते हैं, मानव, क्या बोलेंगे भैया, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसका नाम को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया, और इसके नाम को बदल करके क्या कर दिया गया, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। क्या बोलेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब क्या बोलेंगे, इसी को कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया, इसी को क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। तो कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि भैया बताइए शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कब पड़ा, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू पड़ा। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय को किस नाम से जानते थे, तो एमएचआरडी के नाम से जानते थे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। समझा गया? और इसी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा ही इस एमएचआरडी का नाम को परिवर्तन किया गया और क्या रख दिया गया, इसको शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। वही बात जो आपको क्या किया गया है इस स्लाइड में लिखा गया, देखिए है ना, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय एमएचआरडी का नाम परिवर्तन कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, जहां से क्या होता है आपके एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए वो क्वेश्चन है, कहता है कि भैया एनईपी 2020 के तहत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्या बोलेंगे, केंद्र मतलब जो सेंटर है और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, इसके सहयोग से शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी का कितना % हिस्सा जो है खर्च करने का, मतलब निवेश करने का लक्ष्य किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना आपको भैया कि शिक्षा के देश के कुल जीडीपी का, भैया क्या बोलेंगे, जीडीपी का, क्या बोलेंगे, जीडीपी का 6% रुपया जो है किस पर खर्च करने की बात की गई है, तो शिक्षा पर बात की गई खर्च करने का। याद रखेगा एनईपी 2020 में कहा गया है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस दोनों के सहयोग से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से शिक्षा पर जो कुल जीडीपी का रुपया खर्च होगा वो कितना % होगा, तो वो होगा 6%। क्या होगा, वो होगा 6%। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। अब देखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आने से पहले जो अपने यहां मॉडल था, उस मॉडल को हम लोग क्या बोलते थे, उस मॉडल को हम लोग बोलते थे 10+2 मॉडल। क्या बोलते थे, 10+2 मॉडल। सर ये 10 मतलब क्या होता था कि आप नर्सरी से लेकर के या 1 क्लास से लेकर के जो 10 क्लास तक पढ़ते थे, ये क्या होगा 10, और ये 2 का मतलब क्या हो गया, +2, मतलब इंटर 11th और 12th। तो इसका मतलब सर जी 2020 से पहले की अगर हम बात करें, अगर 2020 से पहले की बात करें तो कौन सा मॉडल था, ये 10+2 मॉडल था। लेकिन 2020 का एनईपी आते ही इस मॉडल को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और इसके जगह पर जो मॉडल आया उस मॉडल का नाम दिया गया 5+3+3+4 मॉडल। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भैया, क्या
कि भैया बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 10+2 मॉडल को हटा करके कौन से मॉडल को लाया गया है? तो क्या बोलेंगे 5+3+3+4। ऐसा आपको गलती नहीं कर देना कि भैया कहीं 3 कहीं हम जो है ना सर जी यहां पर 3 है तो हम कर देंगे 3+3+4+5। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ना ही आप इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। जहां 5 है वही 5 रहेगा, जहां 3 है वही 3 रहेगा, जहां 3 है वही 3 रहेगा, जहां 4 है वहीं पर 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक मीनिंग निकलता है और ये जो मीनिंग है इसको हम अभी आगे आपको समझाएंगे। तो भैया यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि इससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले अपने यहां 10+2 मॉडल पर पढ़ाई होती थी, लेकिन अब जैसे ही 2020 आया है उसके बाद में क्या कर दिया गया, इस 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 मॉडल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। वही बात हम जो है यहां पर लेके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब सर देखिए, अब जब सर जी यहां पर 5+3+, हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं 5+3+3+4 के बारे में, और ये किसके जगह पर आया है? तो आप बोलेंगे सर ये आया है 10+2 जगह पर। अगर आप 10+2 को जोड़ते तो कितना साल होता है? 10 साल इधर 2 साल इधर, कितना हो गया? 12 साल। कितना? 12 साल। लेकिन देखिए क्या अभी भी रियल में 12 साल की पढ़ाई है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, अब तो 15 साल हो गया। कैसे? देखिए 5 3 8 और 8 3 कितना हो गया भैया? क्या बोलेंगे? 11 और 11 4 कितना हो गया? 15। इसका मतलब समझिए इस 12 वर्ष की एजुकेशन को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, इस 15 वर्ष की एजुकेशन को लागू कर दिया गया। कोई दिक्कत है? 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 मॉडल को लॉन्च कर दिया गया। तो इसका मतलब समझिए अगर अब आपसे कोई बात करे, अब अगर आपसे बात करें कि सर जी ये 5+3+3+4 मॉडल में आपका टोटल जो पढ़ाई होगा वो कितने साल का होगा? आप क्या बोलेंगे? ये होगा 15 साल का। कितने साल का होगा भैया? ये होगा 15 साल का। ये कैसे? तो सर जी यहां से 5+3 8 8+3 11 11+4 कितना हो गया? 15। और इस 15 साल की पढ़ाई में आपका 12 साल जो होगा वो क्या होगा? स्कूलिंग की पढ़ाई होगी, मतलब स्कूल की पढ़ाई होगी। कोई दिक्कत है? और 3 साल का जो पढ़ाई होगा वो कैसा होगा? वो प्रीपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें हम बच्चे को क्या करेंगे? पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। कोई दिक्कत है? फिर से आप मेरी बात को सुनिए। पहले 10+2 मॉडल था, अब 10+2 की जगह पर क्या कर दिया गया? 5+3+3+4 मॉडल ला गया। जब 10+2 था तो पढ़ाई कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। लेकिन अब जैसे ही 5+3+3+4 आया, पढ़ाई कितने वर्ष की हो गई? 15 वर्ष की। लेकिन इस 15 वर्ष में भी 12 वर्ष स्कूल की पढ़ाई होगी और 3 वर्ष क्या होगा? प्रीपरेटरी। इसमें बच्चा को आप स्कूल जाने के लिए तैयार करेंगे, जिसके लिए अभी आप देखते होंगे कि बाल वाटिका है, आंगनबाड़ी है, ये सब क्या है? ये सब प्रीपरेटरी स्टेज है। तो भैया आपको याद रखना है कि इस 15 वर्ष में से आपसे पूछेगा कितने वर्ष स्कूल की पढ़ाई होगी, तो हम क्या बोलेंगे? सर 12 वर्ष जो होगा वो क्या होगा? स्कूल की पढ़ाई होगी। और सर 3 वर्ष जो होगा, कितने वर्ष? 3 वर्ष जो होगा ये क्या होगा भैया? ये प्रीपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें क्या करेंगे? बच्चों को स्कूल जाने के लिए हम तैयार करेंगे। ठीक है ना? जहां पर बच्चा LKG UKG नर्सरी में, जिसको आप लोग नर्सरी झरझड़ी फरफरी बोलते हैं, उसमें रहता है बच्चा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अब आगे की बात को बात करते हैं। अब देखिए जैसे ही आपका सर 10+2 के जगह पर 5+3+3+4, देखिए हम इस चीज को इतना इसीलिए बोलते हैं ताकि ये बात आपके दिमाग में अट जाए, याद हो जाए कि सर क्या, कि सर जी 10+2 को रिप्लेस किया और उसके जगह पर आ गया 5+3+3+4। और ये काम किसने किया? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया गया। सबसे पहले कब आया था? पहला 1968 में, दूसरा कब आया था? 1986 में, और तीसरा कब आ गया भैया? 2020 में। और 1986 के बाद में ये कितने वर्ष के बाद आया है? तो 34 ईयर के बाद में आया। इससे पहले 2020 से पहले कौन सा मॉडल था? 10+2 मॉडल। पढ़ाई कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष का। लेकिन अब कितने वर्ष का हो गया? 15 वर्ष का। 15 में 12 क्या हो गया? स्कूलिंग। 3 क्या हो गया? प्रीपरेटरी। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको जरा सा भी कोई दिक्कत होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, यहां पर इतना कमेंट कीजिए, इतना भर भर के क्वेश्चंस पूछिए कि हम भी परेशान हो जाए। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम सर यहां पर देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कर दिया गया है। अब देखिए अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया? अब कोई भी आर्ट्स का, कॉमर्स का और साइंस का लोचा ही खत्म कर दिया है। देखिए वही बात हम यहां पर बता रहे हैं, कहता है रिमूव स्ट्रीम सिस्टम एज आर्ट्स, एज कॉमर्स, एज साइंस, क्या बोलेंगे? आफ्टर क्लास 10। जैसे सर जी आप समझते होंगे कि जब आप पहले 10th क्लास करते थे तो 10th क्लास के बाद में आपके पास में 3 स्ट्रीम होता था। 3 स्ट्रीम था। एक स्ट्रीम का आप लोग नाम बोलते थे आर्ट्स स्ट्रीम, जिसमें आप लोग क्या करते थे? सोशल स्टडीज की पढ़ाई करते थे। चाहे आप यहां पर हिस्ट्री लेते थे, चाहे ज्योग्राफी लेते थे, चाहे पॉलिटिकल साइंस लेते थे, चाहे इकोनॉमिक्स लेते थे। लेकिन सर जी अगर कोई बच्चा मान लेते कि यहां पर साइंस बैकग्राउंड का है तो यहां पर वो क्या करता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ लेकर के क्या करता था? आगे बढ़ता था। और एक बच्चा क्या होता है जो क्या करता था? कॉमर्स बैकग्राउंड से था। अगर इसको कॉमर्स लेना है तो ये क्या करता था? अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट जो है उसको चूज करता था। मतलब कोई भी आप 10th करने के बाद में किसी भी एक स्ट्रीम से ही आगे बढ़ सकते थे।
अगर आप आर्ट्स से आगे बढ़ रहे हैं तो आप साइंस को चूज नहीं कर सकते हैं और कॉमर्स को चूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस से आगे बढ़ रहे हैं तो आप आर्ट्स को चूज नहीं कर सकते हैं, कॉमर्स को चूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि कॉमर्स से आगे बढ़ रहे हैं तो भैया आप ना तो आर्ट्स को चूज कर सकते हैं और ना तो आप साइंस को चूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आपको याद रखना इसमें इसका लोचा ही खत्म कर दिया गया है। अगर 10th के बाद में आपको मन करता है ना कि हम फिजिक्स रखें, लेकिन फिजिक्स के साथ साथ हम अकाउंट्स रखें, आप अकाउंट्स भी रख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको मन करता है कि सर जी हम अकाउंट्स के साथ साथ में हमको मन करता है कि एज ऑप्शनल पेपर पे हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी रख ले, आप ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब अब जो है ना कोई आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का लोचा ही खत्म कर दिया गया है। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा भी अगर चाहेगा कि हम साइंस पढ़े तो वो साइंस पढ़ सकता है, और साइंस वाला बच्चा भी अगर चाहे कि हम आर्ट्स पढ़े तो वो आर्ट्स का पेपर ले सकता है। इसका मतलब अब 10+2 के बाद, मतलब 10th के बाद में, आफ्टर 10th के बाद में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का लोचा ही खत्म कर दिया गया। साइंस वाला बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा अगर फिजिक्स लेना चाहता है तो फिजिक्स पढ़ सकता है, और अगर भैया आर्ट्स वाला बच्चा को मन करता है कि हम एक पेपर कॉमर्स का भी रखें तो वो पेपर को भी लग सकता है। फिर यहां पर एक सवाल आपका आएगा कि सर अभी तक तो रियल में ऐसा होता नहीं है। तो देखिए इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हम यही तो बात बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ जितना जितना अच्छा एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है ना, अगर इसका इंप्लीमेंटेशन रियल में ग्राउंड लेवल पर होने लगे तो भैया ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपन को क्या समझना है एनईपी के अकॉर्डिंग कि ये चीज जो है हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको ये समझना है। तो भैया ये बात है, तो यही बात यहां पर बोला गया कि अब जो है 10th के बाद में क्या बोलेंगे सर जी, 10th के बाद में कोई आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का लोचा खत्म हो जाएगा। कॉमर्स वाला बच्चा भी आर्ट्स और साइंस पढ़ सकता है और साइंस वाला बच्चा भी आर्ट्स और कॉमर्स को पढ़ सकता है। यही क्या था, इस बात का मीनिंग था। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी। अब देखिए फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि सर ये मॉडल को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कौन से मॉडल को? 10+2 को। और 10+2 के जगह पर सर देखिए 10+2 मॉडल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके जगह पर कौन से मॉडल को लाया? आप बोलेंगे सर इसके जगह पर लाया 5+3+3+4 मॉडल को। तो अब भैया आपको क्या यहां पर चीज समझना पड़ेगा ना कि सर जब 5+3+3+4 मॉडल को लाया तो सर ये बात बताइए कि यहां पर जो है ये 5 का मतलब क्या होता है कि नहीं, और सर यहां पर ये 3 का मतलब क्या होता है, और अगले 3 का मतलब क्या होता है, और अगले 4 का मतलब क्या होता है। क्या समझना है कि नहीं समझना है? समझना है कि समझना है? समझना है कि समझना है? तो आपको क्या करना है, इस बात को समझ करके चलना है। क्या करना है, इस बात को समझ करके चलना है। तो देखिए जैसा हम आपको क्या बोल रहे थे कि सर अभी जो 10+2 मॉडल आया है, इस 10+2 को रिप्लेस किया, और इसको रिप्लेस कौन किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके जगह पर क्या लाया? इसके जगह पर लाया 5+3+3+4। सर यहां पर ये 5+3+3+4 जो है इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। ये 5 का क्या मतलब है, ये 3 का क्या मतलब, ये 3 का क्या मतलब, ये 4 का क्या मतलब, इसी को हम क्या कर रहे हैं यहां पर समझा रहे हैं। देखिए ये जो पहला 5 है ना, इसी 5 को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर पहले 5 को हम लोग कौन से स्टेज, कौन से अवस्था के नाम से जानते हैं, तो इसी को बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल स्टेज। याद रखना क्वेश्चन यहां से आएगा। और ये जो फाउंडेशनल स्टेज होता है इसमें जो पहला 2 साल होता है, इसमें पहला जो 3 साल होता है, यहां पर बच्चा क्या होता है, प्रिपरेशन क्लास होता है। क्या होता है? प्रिपरेशन क्लास। मतलब यहां पर बच्चा जो है ना स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। स्कूल जाने से पहले की अवस्था होता है। देखते हैं ना पहले के समय में सर जी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये सब नहीं होता था, लेकिन अब के समय में नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया। बच्चा ये 3 क्लास को पास करता है, तब इसके बाद में कहां जाता है, 1 क्लास में, तब जाता है 2 क्लास में। तो ये बात बोलता है कि ये जो पहला 5 है, इस 5 का मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज। और इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा 3 साल कहां पर होता है, प्रिपरेशन पर समझता, मतलब जहां पर बच्चा क्या होता है, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी में होता है। और फिर जो है इसके बाद में जो चौथा और 5वां होता है, वहां पर बच्चा क्या होता है, क्लास में, क्या होता है, स्कूल में प्रवेश करता है। और स्कूल में कहां होता है, आप बोलेंगे सर क्लास 1 में, और क्या बोलेंगे, क्लास 2 में जाता है। कोई दिक्कत है? तो भैया आपको याद रखना क्या क्या कि पहला 5 का मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज, जहां पर बच्चा पहले 3 साल स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन क्लासेस बोलते हैं, जहां पर बच्चा नर्सरी, झरझरी, फरफरी में होता है। कोई दिक्कत है? और इसके बाद बच्चा जब चौथा और 5वां में जाता है तो बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 में होता है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा कौन से स्टेज में होता है। एनईपी 2020 के तहत हम क्या बोलेंगे, ये स्टेज 5 में है, फाउंडेशनल स्टेज में। कहां पर है, फाउंडेशनल स्टेज में। और फाउंडेशनल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम 5 बोलते हैं। तो आपको आसानी पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस 5 का मीनिंग आपको समझ आ गया। इसका मतलब 5 के मीनिंग में पहले 3 साल बच्चा कहां पर है, नर्सरी, झरझरी, फरफरी में है, और अगले क्लास बच्चा कहां पर है, तो क्लास 1 में, और क्लास कहां पर है, क्लास 2 में। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए वही बात लिखा हुआ है कि प्रिपरेटरी स्टेज है, जहां पर क्या, देखिए इस 5 साल में 3 साल बच्चा का प्रिपरेटरी स्टेज है, जहां पर बच्चा क्या करता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, बच्चा क्लास जाने के लिए तैयार होता है कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं, इसी को देखिए सॉरी फाउंडेशनल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। कोई दिक्कत है? अब नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं आपको
और ये तो सर अगला 3 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। क्या बोलते हैं? प्रीपरेटरी। देखिए 5 का मतलब क्या था? फाउंडेशनल स्टेज, और अगला 3 का मतलब क्या? प्रीपरेटरी स्टेज। और ये प्रीपरेटरी स्टेज में 3 मतलब कितना हो गया? ये प्रीपरेटरी स्टेज 3 साल का होता है। बताओ बच्चा यहां पर क्लास किस में है? 1 और 2 में। इसका मतलब सर जी अगला 3 में बच्चा कहां पर जाएगा? जब बच्चा 1 कर लिया, बच्चा 2 कर लिया, कहां जाएगा? 3 में जाएगा, 4 में जाएगा और 5 जाएगा। और यही 3 4 5 को मिला के सर जी कहां पर बना? 3 बना है ना, बना के बना। तो इसका मतलब इसमें बोला बच्चा कहां पर रहेगा? देखिए यहां पर सॉरी थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर बच्चा किस में रहेगा? बच्चा यहां पर रहेगा सर 3 में, बच्चा यहां पर रहेगा 4 में, बच्चा यहां रहेगा 5 में। अगर आपको ये पीडीएफ जाएगा तो इस पीडीएफ को हम सही कर देंगे, ठीक है ना। और अगर सही नहीं हो पाए तो यहां से सही कर लीजिएगा भैया, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलेगा कि सर के पीडीएफ में गलती था, हो सकता है तब कंटेंट को लिखा जाता है तो कहीं कहीं पर कभी कुछ थोड़ा सा एरर आ जाता है, कोई दिक्कत है? तो देखिए क्यों? क्योंकि देखिए पहला 5 में बच्चा कहां पर था? प्रीपरेटरी स्टेज में, और क्लास 1 और 2 में। और जैसे ही तीसरा में इसको क्या बोलते हैं? प्रीपरेटरी स्टेज। और यहां पर बच्चा कहां पर चलेगा? क्लास 3 4 और 5 में। कोई दिक्कत है? इसका मतलब जब 3 4 और 5 तो अगला क्या होगा? अगला होगा 6 7 और 8 में। इसका मतलब अब बच्चा कहां पर जाएगा? 6 7 और 8 में, फिर ये जाएगा 3 क्लास। देखिए इसका मतलब अगला 3, देखिए जब बच्चा सर जी 1 2 3 4 और 5 कर लेता है तो बच्चा कहां पर जाता है? मिडिल स्कूल में, जहां पर पढ़ाई कितने से कितने तक की होती है? 6 to 8 तक की। और आप पढ़े ना कि 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल को आप लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और 6 से लेकर के 8 तक के स्कूल को आप लोग क्या बोलते हैं? मिडिल स्कूल। और 8 से लेकर के 12 तक के स्कूल को आप लोग क्या बोलते हैं? हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। देखिए इसका मतलब यहां क्या होगा? मिडिल स्कूल। इसका मतलब जब बात करेंगे सर जी अगले 3 का मतलब क्या बोलेंगे? मिडिल एज। और यहां पर बच्चा भी 3 साल रहता है, कौन से? क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में। जब बच्चा 6 7 और 8 कर लेगा, देखिए अभी तक में क्या क्या बता चुके हैं? 5 बता चुके हैं, 3 बता चुके हैं, 3 बता चुके हैं, 4 बता चुके हैं। और क्या बोले कि इस 5 में बच्चा कहां पर था? क्लास 1 और 2 में। इस 3 में बच्चा कहां पर था? 3 में, 4 में और 5 में। और इन 3 में बच्चा कहां पर था? 6 में, 7 में और 8 में। तो इस 4 में बच्चा कहां पर होगा? 9 में होगा, 10 में होगा, 11th में होगा और 12th में होगा। और इसी को तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो इसका मतलब जी अगर आपसे कोई पूछे कि सर अगले 4 का मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टेज। तो आपसे कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंडरी स्टेज में कितना साल बच्चा रहता है? तो 4 साल। मिडिल एज में 3 साल, प्रीपरेटरी में 3 साल, फाउंडेशनल में बच्चा 5 साल। और सर जी ये 4 जो है इसमें बच्चा कौन कौन से क्लास में रहेगा? तो बच्चा रहेगा 9 में, 10 में, 11th में और 12th में। कोई दिक्कत है? आसान है, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको यहां तक सुना जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल आपको ये चीज जो है याद होना चाहिए। हम दिल से बोलते हैं जो भी कंटेंट बता रहे हैं कि 5 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, अगले 3 का क्या मतलब है, 4 का क्या मतलब है, 10+2 कितने का था? 12 वर्ष का था। 10+2 की जगह पर कौन सा एजुकेशन पॉलिसी आया? तो हम बोलेंगे सर जी यहां पर आ गया सर कितना? 5+3+3+4। कोई दिक्कत है? पहले 12 वर्ष का था, अब 15 वर्ष का हो गया। तो इस 15 वर्ष में से 12 वर्ष जो है स्कूलिंग है, 3 वर्ष का प्रीपरेटरी, जहां पर बच्चा क्या होता है? स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। नर्सरी, LKG, UKG, जिसको आप लोग झरझड़ी फरफड़ी बोलते हैं, वहां पर क्या होता है? बच्चा रहता है। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए कहता कि आउट ऑफ दीज 5 ईयर्स, अब समझिएगा भैया, कहता कि आउट ऑफ दीज 5 ईयर्स, अगर सर जी इस 5 साल का बात करते हैं तो इस 5 साल में थोड़ा सा बच्चा को समझ देखिए क्या बोलते हैं? 3 ईयर क्या होता है? बच्चा खेलता है। देखिए वही नहीं बोलते नर्सरी, LKG और UKG में बच्चा क्या होता है? खेलने ही तो स्कूल जाता है ना। बच्चा कैसे बोलेगा, बच्चा कैसे बैठेगा, बच्चा कैसे सीखेगा। क्यों? अब देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चा का पढ़ाई 3 से 4 घंटे का होता है और बच्चा को ज्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं करता। बच्चे को खेल खेल के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं। काहे? ताकि बच्चा जो है स्कूल एटलीस्ट आना तो सीखे। और ये एज भी तो कम है ना, इस एज में आप बच्चा के ऊपर क्या कर सकते हैं? बिना क्या कर सकते थे जी? भार दे सकते हैं। और वैसे भी NCF क्या कहता है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का क्या करना है? बच्चे को आपको पढ़ाना है। हंसा करके, खिला करके, सोना, बाबू, मैना, सुग्गा, ये सब क्या करके आपको क्या करना है? बच्चे को आगे ले जाना, ताकि बच्चा जो है स्कूल आने से कतराए नहीं। बच्चा जो है घर पर भी रहे तो कल का स्कूल आने का क्या करे? वेट करे। तो वही बात बोलता है सर जी कि 3 साल क्या होता है? प्ले होता है। और नेक्स्ट 2 ईयर बच्चा कहां होता है? क्लास 1 और क्लास 2 में। कोई दिक्कत है? तो अरे भैया नर्सरी, LKG, UKG बच्चा खेलता ही है ना। इसको क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ दीज 5 ईयर, जो पहला आपको 5 बताए हैं, 5+3+3+4, इसमें ये 5 में जो पहला 3 साल होता है यहां पर बच्चा क्या करता है? खेलना पसंद करता है। और देखिए और यहां पर क्या होता है? कहता है कि स्कूल फोबिया एट द एज ऑफ 3 ईयर्स। और इस 3 साल के अंदर में बच्चा के अंदर क्या होता है? स्कूल फोबिया होता है। बच्चा स्कूल जाने से कतराता है। बच्चा रोएगा, मम्मा मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे रोता है ना रोता बच्चा? क्यों रोता है? क्योंकि बच्चा चाहता है कि हम स्कूल नहीं जाए, चाहता है ना। इसलिए कहता है कि ये जो 5 साल का पहला 3 साल होता है, जो नर्सरी, LKG, UKG वाला होता है, यहां पर बच्चा को डर लगता है स्कूल से। यहां पर बच्चा को स्कूल फोबिया हो जाता है। और इसी स्कूल फोबिया से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन का सहारा लेते हैं, ताकि बच्चों को प्रेशर नहीं दे, बच्चा को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएं। कि रीना मैम तो बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, सुना गया ना। तो ये काम क्या करना हमको करना है। तो वही कहता है कि स्कूल फोबिया होता है एट द एज ऑफ 3 ईयर्स।
नो यूनिफॉर्म, यहां पर कोई भी यूनिफॉर्म नहीं। देखिए अगर आप बच्चा को एक ही तरह का ड्रेस पहनाएंगे ना तो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाना चाहेगा। लेकिन आप मान लीजिए बच्चा को धीरे धीरे ड्रेस का लोभ दे रहे हैं कि बेटा बाबू अगर तुम आज स्कूल जाओगे ना तो तुम जब स्कूल से आओगे ना तो हम तुमको न्यू ड्रेस ला देंगे, मेरा बेटा को, मेरा सोना बाबू को, मेरा हीरा राजा को, बोलते नहीं बोलते हैं। और वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल से आते ही पहले खाएगा नहीं, बोलेगा मम्मा मम्मा तुम तो बोली थी हमको ड्रेस खरीद देंगे, चलो ना मम्मा ड्रेस खरीद दो, तो मम्मा उसके ड्रेस खरीद देती है। फिर अगला दिन वो बच्चा को ये दिमाग में रहता है कि आज अगर हम स्कूल जाएंगे ना तो नया न्यू ड्रेस पहन करके जाएंगे, है कि नहीं है। और बच्चा उस ड्रेस के चलते भी स्कूल जाता है। इसीलिए भैया कहता है कि पहले 5 साल में जो 3 साल होता है जहां पर बच्चा को क्या कहते हैं बाल वाटिका में रहता है, वहां पर आप बच्चा को कोई भी यूनिफॉर्म की बात मत कीजिए, कोई भी यूनिफॉर्म मत दीजिए कि भैया एक तुम्हारा फिक्स प्रॉपर यूनिफॉर्म है, तुमको यही यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाना। कोई दिक्कत है? अलग बात है सीबीएसई वाला जो है यूनिफॉर्म दे देता है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म देने की बात नहीं करता कौन? एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो पिछले 34 वर्ष को रिप्लेस करने के बाद आया है, 1986 के बाद आया है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। कहते हैं कि यहां पर बच्चा क्या चाहता है? जब सर जी बच्चा प्ले स्कूल जाता क्या होता है? बच्चा सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि हम खेले, हम मैम के साथ एंजॉय करें, हम स्कूल में दौड़े कूदे घूमे, मतलब किड्स वांट टू प्ले नॉट रीड। देखिए वही बात लिखा है, किड्स वांट टू प्ले, बच्चा सिर्फ और सिर्फ खेलना चाहता है, नॉट रीड, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ये बात कहा गया है। कोई दिक्कत है? अगला क्या बोलता है? देखिए अगला ये 5 साल का मतलब है, मतलब देखिए ये 5 साल में बच्चा 3 साल क्या होता है नर्सरी एलकेजी यूकेजी में रहता है, 2 साल पढ़ाई में रहता है, और ये 5 साल में से जो 3 साल होता है, इस 3 साल में बच्चा के लिए कोई भी ड्रेस नहीं होना चाहिए, बच्चा पर कोई भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चा पर और क्या होना चाहिए, क्या बोलेंगे, बच्चा को खेल खेल के माध्यम में हमको पढ़ाना चाहिए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। देखिए अब सर देखिए आगे की बात को करते हैं, आगे बात को करते हैं। अगला जो ये सर 3 साल है, यहां पर बच्चा कहां पर होता है? यहां पर बच्चा लगभग 8 से लेकर के 11 साल का हो जाता है। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे? अगला 3 में बच्चा का एज क्या होता है? तो 8 से लेकर के 11 साल, और ये बच्चा का क्या होता है? प्रिपरेटरी स्टेज होता है, और इसी स्टेज से क्या होता है? बच्चा का एग्जाम शुरू हो जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा का एग्जाम कहां से प्रारंभ होता है, परीक्षा कहां शुरू होता है, तो क्या बोलेंगे? ये सर जी प्रिपरेटरी स्टेज, जब बच्चा 8 क्लास से लेकर के 8 साल से लेकर के मतलब 11 साल में होता है। मतलब सर क्लास की बात करें तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर क्लास 3 से लेकर के एग्जाम क्या होता है? शुरू होता है, क्योंकि बच्चा अगला 3 बच्चा 3, 4 और 5 में रहेगा। कोई दिक्कत है? और क्या कहता है? पेपर यहीं से प्रारंभ होता है, लिखा हुआ है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछे पेपर कहां से प्रारंभ होता है? तो यही 3 में। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको बतलाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अगला सर 3 का मतलब क्या होता है? यहां पर बच्चा 11 से लेकर के 14 साल में होता है। कहां से? 11 से लेकर 14 साल में। और कौन से स्कूल में? तो बच्चा मिडिल स्कूल में होता है। सर अगर बात करें क्लास की तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर बच्चा 6 में रहेगा, 7 में रहेगा, और क्या होगा? 8 में रहेगा। कोई दिक्कत है? देखिए यहीं से क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्लास शुरू होता है। देखिए आप पढ़े हैं ना कि 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में आपके टीचर आपको केमिस्ट्री का लेव ले जाते हैं, आपके टीचर आपको मतलब फिजिक्स का लेव ले जाते हैं, आपके टीचर आपको बायो का लेव ले जाते हैं। सर जी आप लोग जो प्याज का ओनियन वाला छिलका पे लेब किए होंगे सर, यही 6-7 क्लास में किए होंगे, तो है कि नहीं है? तो अगर कभी आपसे बात करें कि सर प्रैक्टिकल नॉलेज क्लास जो होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्लास जो होता है, ये कहां से शुरुआत होती है? ये क्लास 6 से शुरुआत होती है, अगले 3 जो मिडिल एज होता है। कोई दिक्कत है? आप बोले सर नहीं। और यहीं से क्या होता है? क्लास 6 से 8 तक बच्चा होता है, और वोकेशनल स्टडी विल बी स्टार्ट। और यहीं से क्या करते हैं? हम बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल नॉलेज भी देना शुरुआत कर देते हैं। जैसे बच्चे को कारपेंटर का गुण सिखाना, बच्चे के अंदर जो है पेंटिंग का गुण सिखाना, बच्चे को जो है खाना बनाने का नॉलेज देना। क्यों? क्योंकि ये सब चीज भी जो है आपके दैनिक लाइफ में क्या है, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए सर जी लिखा है कि इसी एज में क्या होता है? वोकेशनल स्टडी भी स्टार्ट होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वोकेशनल स्टडी जो है कौन से क्लास से प्रारंभ होती है? तो क्या बोलेंगे? 6, 7 और 8 में। और 6, 7 और 8 में बच्चा जो होता है ये कौन से स्टेज में होता है? तो क्या बोलेंगे? ये मिडिल स्कूल में होता है, और ये स्टेज क्या बोलेंगे? 11 से 14 वर्ष में होता है, और स्टेज क्या बोलेंगे? तीसरा में होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए वही बात, वोकेशनल स्टडी में क्या क्या? जैसे कुकिंग, खाना बनाना, प्लम्बर का काम करना, कारपेंटर का काम करना, ये सब काम जो है आप बच्चों को थोड़ा बहुत क्या करेंगे? सिखाना प्रारंभ कर देंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए सर अगला जो 4 है और अंतिम जो 4 है, इसमें बच्चा कहां पर होता है? तो इसमें बच्चा का एज होता है लगभग 14 से लेकर के 18 वर्ष, और ये सेकेंडरी स्कूल एज होता है। और इसमें बच्चा कौन से क्लास में होता है? तो 9 में होता है, 10 में होता है, 11th में होता है, और कहां पर होता है बाबू? आप बोलेंगे सर 12th में होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। और यहीं के बाद में जैसे बच्चा क्या होता है? 10th पास करता है, 11th और 12th जाता है, तो बच्चा के पास में नो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का कोई भी झंझट नहीं होता। साइंस वाला बच्चा को माने आर्ट्स पढ़ना तो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला को माने साइंस पढ़ना तो साइंस भी पढ़ सकता है, या साइंस वाला को माने कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट लेना तो वो ये भी ले सकता है। कोई दिक्कत है? यही बात यहां पर बोला गया। अगर देखिए क्या बोलता है कि स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। कहता कि यहीं पर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार जो है सब्जेक्ट को चूज करने की भी आजादी है। जैसे साइंस वाला बच्चा को मन है कि हम जो है सर जी आर्ट्स का भी एक पेपर ऑप्शनल में रखे तो रख सकता है,
आर्ट्स वाले बच्चे को मन है कि हम साइंस वाला भी पेपर क्या करें, रखें, तो वो भी रख सकता है। वही बात यहां पर बोला गया है कि स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। मतलब क्या बोलेंगे, इसमें बच्चा अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है और अपने क्या कर सकता है भैया, सब्जेक्ट को जो है चूज कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए वही बात यहां पर लिखा गया है, वही लिखा गया क्या कि आर्ट्स स्टूडेंट कैन रीड फिजिक्स अकाउंट्स एटीसी। मतलब आर्ट्स के विद्यार्थी को भी अगर मन है कि सर जी हम फिजिक्स या अकाउंट्स पढ़े, वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। देखिए वही बात बोला गया कि एनईपी 2020 के अंतर्गत एमएचआरडी का नाम बदल करके, देखिए हम फिर से वही बात, ये बात पहले ही बता चुके हैं। हम बोले हैं, देखिए किसकी बात करते हैं, एनईपी 2020 की बात करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग या इसी के अंतर्गत जो है सर जी आपका जो ये एमएचआरडी है, इसी एमएचआरडी के नाम को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। और नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, एमएचआरडी का फुल फॉर्म, तो क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। पूछेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके द्वारा रखा गया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा रखा गया था। कोई दिक्कत है? और आपसे पूछेगा कि भैया बताइए ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री बना, ये अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत में जब सर ये जो प्रथम शिक्षा मंत्रालय बना था, इस शिक्षा मंत्रालय के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसी का नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। समझा गया? क्या बोलेंगे, इसी का नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। अब देखिए सर जी, अब वही बात करता है, कहता है कि कक्षा 5 तक में शिक्षा को क्या करना चाहिए, मातृभाषा में। देखिए फिर से बात करते हैं, हमेशा आपके मदर टंग को, रीजनल लैंग्वेज को क्या करता है, प्रेफरेंस देता है। आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि भैया प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल मतलब क्या हो गया, क्लास 1 से लेकर के 5 तक में आपका बच्चा का जो मीडियम होना चाहिए, आपके बच्चा का जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा मदर टंग होना चाहिए, या सर जी क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, मतलब क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चा से पूरा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पूरा हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर बच्चा आपसे आपके मदर भाषा में की रे बाबू की हाल, की गे मैना की हाल, मैना खा ली, सुगा बात कर ली, तुम्हारे पापा तो सही है ना, तुम्हारे पापा तो ठीक छो ना, अपने भाषा में बात कीजिए, इसी को बोलते हैं मदर टंग, क्षेत्रीय भाषा। आ गया? तो भैया और ये जो मातृभाषा है, ये क्या है भैया, इसकी सिफारिश कौन करता है, एनईपी 2020 करता है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मातृभाषा की सिफारिश एनईपी 2020 कब तक करता है, हम बोलेंगे सर जी क्या बोलेंगे, कक्षा 5 तक की, क्या बोलेंगे, 5 तक में। कोई दिक्कत है? और 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए क्या किया गया, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, एजुकेशनल कोर्स को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। याद रखना कि 3 से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो उसका एजुकेशनल कोर्स है, उसको कितने भाग में बांटा गया है, आप बोलेंगे सर इसको 2 भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ाने की बात की गई। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला बात क्या बोलता है, अगला बात कहता है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा की देखभाल उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब क्या कहता है, जो पहला 5 साल था, इस 5 साल में से जो आपका पहला 3 साल था, इस 3 साल के लिए भैया कहता है कि यहां पर आप क्या करेंगे, 3 से, और इस देखिए पहला 5 में जो बच्चा 2 भाग बांटे थे, एक 3 साल, एक 2 साल, इस 2 साल में बच्चा क्लास 1 में रहेगा, क्लास 2 में रहेगा, और ये 3 साल में बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में रहेगा। तो यही 3 साल की बात करता है, जहां पर बच्चा कौन से कौन एज तक में रहेगा, तो 3 से लेकर के 6 साल तक में रहेगा। कहां से? 3 से लेकर के 6 साल तक में रहेगा। फिर सुनिए हम क्या बात आपको बोल रहे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। हम आपको बोले सर जी, देखिए हम आपको कहते हैं कि सर जी पहला जो 5 था, इस 5 में इसको 2 भाग बांटे, एक बांटे 3 में और एक बांटे 2 में। इस 2 में बच्चा क्लास 1 में था और बच्चा क्लास 2 में था। इससे पहले जो बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में है, तो कहता है कि यहां पर बच्चा लगभग 3 साल से लेकर के बच्चा कहां तक होता है, 6 साल तक। अगर बच्चा का एज पूछे 3 साल से 6 साल तक, और यही कहता है कि इस 3 साल से 6 साल तक में जो बच्चा होता है, बच्चा को क्या करेंगे, मुफ्त में, मतलब बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना है, और बच्चे को बहुत गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन देना है। और वो क्वालिटी एजुकेशन किसके माध्यम से दीजिए, या तो प्री स्कूल, प्री स्कूल मतलब जिसको आप लोग नॉर्मली भाषा में समझिए, जिसको आप लोग आंगनबाड़ी बोलते हैं, मतलब आंगनबाड़ी समूह खोला गया है, और उस आंगनबाड़ी के माध्यम से आप बच्चे को क्या कीजिए, इस 3 साल में एजुकेशन देने का काम कीजिए, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। वही बात देखिए यहां पर क्या किया गया, कहा गया क्या कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल मतलब बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, मुफ्त मतलब फ्री, सुरक्षित मतलब सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण, जिसमें क्वालिटी हो, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्ध सुनिश्चित कराया जाए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 और क्लास 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब सर जी वही बात करता है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों, इसका मतलब जब भी सर जी आपसे बात करें कि भैया बताइए क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा जो होगा, ये कौन से
कौन से उम्र में होगा, कौन से एज में होगा? अगर इसका एज पूछ ले तो इसका एज क्या होगा भैया? इसका एज होगा या तो 6 से लेकर के 8 साल तक का बच्चा होगा। अगर पूछ ले कि बच्चा जो है 3 साल में नर्सरी, झरझरी, एलकेजी में, तो क्या उसका एज क्या होगा? उसका एज होगा भैया 3 से लेकर के 6 साल तक। क्या होगा? 3 से लेकर के 6 साल तक। जब बच्चा प्री स्कूल में होगा, बाल वाटिका में होगा, तो उसका एज 3 से लेकर के 6 साल तक होगा। लेकिन भैया जब बच्चा क्या होगा 1 और 2 में होगा तो उसका एज क्या होगा? 6 से लेकर के 8 वर्ष होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अब हम आगे की बात करते हैं। कहता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, देखिए समझिएगा यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है सर जी कि 2020 से 10 वर्ष का लक्ष्य रखा गया और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और यहां पर कहा गया कि बच्चा का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब GER है, क्या है? जो GER है इसको हम लोग कितना परसेंट कर लेंगे? इसको हम लोग 100% कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कितने वर्ष के भीतर आपके जो GER है इसको 100% करने का लक्ष्य रखा गया है? हम क्या बोलेंगे? 10 वर्ष के अंदर, और वो क्या है? 2030। अब सर जी समझिएगा कि सर ये सकल नामांकन अनुपात मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER क्या होता है? देखिए सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है कि सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक में हमारे स्कूल में 100% बच्चों का एडमिशन हो और 100% बच्चा जो है स्कूल आए। यही क्या होता है? इस GER का मतलब होता है। क्या बोलेंगे सर? सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है। तो भैया 2020 से लेकर के अगले 10 वर्ष मतलब 2030 तक में बच्चों को क्या बोलेंगे? GER मतलब सकल नामांकन अनुपात का रेशियो 100% रखा गया। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए कहता है कि नाउ इन ग्रेजुएशन 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या था समझिएगा। अब क्या कहता है? अब कहा गया है, देखिए जैसे कि आप समझते होंगे पहले क्या होता है कि हमारे माताएं बहनें भी जो थी वो क्या था सर जी 11 12 क्या पार्ट 1 में गया, उसका शादी कर दिया, और पार्ट 1 में शादी कर देने के बाद में उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 की पढ़ाई गया चौपट। तो सरकार को लगा कि देखिए अब जो है ना आप सबसे पहले क्या कीजिए, ग्रेजुएशन को कर दीजिए 4 साल का। देखिए अभी भी ग्रेजुएशन 3 साल का भी है, लेकिन कहता क्या है? कहता है कि अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट PG ये दोनों को मिलाकर के कितने वर्ष में करना है? आपको करना है 5 साल में। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है और पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो इसको कितना साल में कवर करना है? 5 साल में। अब कहा क्या गया है समझिएगा मेरी बात को। कहा गया है कि अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है कितने साल का? 3 साल का। अगर ग्रेजुएशन करता 3 साल का तो उस कंडीशन में उसको PG कितने साल का करना होगा? PG करना होगा 2 साल का। लेकिन अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है 4 साल का तो उस कंडीशन में इसको PG कितने वर्ष का करना होगा? 1 साल का। क्यों? क्योंकि ओवरऑल किसी भी कंडीशन में इस दोनों को जोड़ करके हमको 5 साल में ही डिग्री को देना है। कोई दिक्कत है? ये बात आ गया। हम क्या बोले कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कितने साल का? 5 साल का। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन 3 साल का किया तो उसको PG 2 साल का करना होगा। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन 4 साल का किया तो उसको PG कितने साल का करना होगा? 1 साल का। और ओवरऑल मिला करके हमको कितना होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। कोई दिक्कत है? समझिए अब क्या बोला है? दूसरा बात क्या बोला? दूसरा बात कहा गया कि देखिए जब क्या होता था पहले के समय में कोई बच्चा है जैसे वो क्या कर लिया, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 1 कर लिया, और पार्ट 1 के बाद में सर जी वो पार्ट 2 आते आते क्या करते अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। इसका पार्ट 1 का भी समय भी चला गया और डिग्री भी चला गया, उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या कहना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या कहना है? अगर आप 1 साल की भी पढ़ाई करते हैं ना तो इसके बदले आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगा। अगर आप 2 साल की भी पढ़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पार्ट 3 तक की पढ़ाई करेंगे तभी आपको फाइनल डिग्री मिलेगा। अगर आप पार्ट 1 की पढ़ाई करके भी अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए हैं तो आपको पार्ट 1 की डिग्री मिलेगी, और अगर आप पार्ट 2 करके भी छोड़ चुके हैं तो आपको पार्ट 2 की डिग्री मिलेगी, और अगर आप पार्ट 3 करके मिल चुके हैं तो उसके बदले तो डिग्री पहले भी मिलता था और अब भी मिलेगा। लेकिन सर पार्ट 1 करने के बाद में क्या डिग्री मिलेगा, पार्ट 2 के बाद में क्या डिग्री मिलेगा, ये सर जी हम यहां पर देखते हैं। देखिएगा मेरे भैया, अगर आप पहला साल करके अपने पढ़ाई को छोड़ देते तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। किसका डिग्री? सर्टिफिकेट का। अगर आप 2 साल करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ देते तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर आप ग्रेजुएशन को 3 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगा, और अगर आप ग्रेजुएशन को 4 साल करके छोड़ते हैं मतलब 4 साल तक आप अपने ग्रेजुएशन में समय व्यतीत करते हैं तो आपको डिग्री विथ रिसर्च मतलब रिसर्च के साथ में डिग्री का आपको जो है क्या होगा, आपके पास में डिग्री मिला जाएगा। कोई दिक्कत है? आपके पास में जो डॉक्यूमेंट आएगा, नहीं कहते हम तो ग्रेजुएशन पास हो गए, मेरे पास में ग्रेजुएशन पास का डिग्री है, तो आपके पास में अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको डिग्री विथ रिसर्च का क्या होगा, डिग्री मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ते हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा, 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, और 3 साल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री का मिलेगा। कोई दिक्कत है बच्चे? आप बोलेंगे सर नहीं, आपको क्या करना है, याद रखना है। ये तो बहुत भैया अच्छी बात है कि नहीं है?
देखिए वही बात यहां पर कहा गया, यही सेम लाइन है जो बात आपको बोले हैं। क्या बोलता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी ऑफ 1 ईयर 2 ईयर डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेजुएशन। सर जी आपका पीजी 1 साल का होगा कि पीजी 2 साल का होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन क्या साल का है। अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का तो आपका पीजी 2 साल का, अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का तो आपका पीजी 1 साल का। यही बात यहां पर कहा गया, देखिए है ना, इफ ग्रेजुएशन इज 4 ईयर देन पीजी इज 1 ईयर, इफ ग्रेजुएशन इज 3 ईयर देन पीजी इज 2 ईयर, है कि नहीं है। पूरा जो बात भैया आपको समझाया है वही बात यहां पर रामायण के फॉर्म में मेरे दोस्त मेरे माँ बाप यहां पर लिखा गया है कि नहीं है जी सर जी, समझिए। अगला क्या कहता है, देखिए हम क्या बोले थे, जो बात बोले ना सब लिखा हुआ, ग्रेजुएशन प्लस पीजी 5 साल का होना चाहिए, है कि नहीं है। और देखिए हम अभी आपको तुरंत एक बात और बतलाए थे, और वो बात क्या बतलाए थे कि पहला शिक्षा नीति आया था 1968 में, दूसरा आया था 1986 में, और तीसरा आया सर 2020 में। यहां पर कहता है कि ये जो तीसरा एजुकेशन पॉलिसी आया है ये कितने वर्षों के बाद आया है, तो सर जी देखिए 86 में जब आप 34 वर्ष जोड़ेंगे तो 34 वर्ष के बाद आया। देखिए वही बात यहां पर लिखा गया कि नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। प्रतिस्थापित मतलब उसको हटा करके फिर आया। कोई दिक्कत है बच्चे। और ये बात तो सर ना जाने अभी तक वे कितने बार बोल चुके हैं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं मेरे रसगुल्ले, मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप। आप बोलेंगे जी सर जी अब तो कई बार बोल चुके हैं। देखिए अब यही बात यहां पर लिखा गया। अगला देखिए क्या बोलता है, अगला कहता है कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के सरकार के समय। सर जी ये सब बात क्या है हम आपको पूरा का पूरा जो है बता चुके हैं, कोई दिक्कत है। आप बोले सर नहीं। और ये जो पहला शिक्षा नीति आया इसके बाद जो सर दूसरा शिक्षा, देखिए पहला शिक्षा नीति कब आया 1968 में, दूसरा कब आया 1986 में। अब कहता है कि ये जो दूसरा शिक्षा नीति आया था इसको क्या कर दिया गया था सर जी, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा संशोधन किया गया था, एमेंडमेंट किया गया था। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, एमेंडमेंट करना। जब किसी भी चीज में आप एमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं तो क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो वही बात यहां पर कहा गया है कि भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी। ये राजीव गांधी सरकार था, पहला आया था इंदिरा गांधी के समय में, दूसरा राजीव गांधी के समय में, और तीसरा क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के समय में आया था। देखिए वही बात करता है कि सरकार में आई थी जिसे 1992 में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा संशोधन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1992 में कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधन किया गया था और किसकी सरकार के संशोधन किया गया था। पूछेगा, क्वेश्चन सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोलेगा, पूछेगा कि 1992 में कौन से शिक्षा नीति में संशोधन हुआ और कौन से सरकार के समय हुआ। तो क्या बोलेंगे दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन हुआ, और वो शिक्षा नीति क्या था 1986, और कौन से सरकार के समय में, तो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय में संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब ही होता बदलाव, चेंज, अमेंडमेंट। कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं। आप क्या बोलेंगे नहीं। देखिए अगला बात क्या कहता कि अब जो है ना नई शिक्षा नीति में एमफिल की पढ़ाई को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद में आप पीजी कीजिए, और पीजी के बाद में फिर क्या कीजिए एमफिल कीजिए। क्या कीजिए एमफिल कीजिए, और एमफिल करने के बाद में तब आप क्या कर सकते हैं पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है इसके तहत कहा गया कि ग्रेजुएशन कीजिए, पीजी कीजिए, और एमफिल को क्या कर दीजिए खत्म, और डायरेक्ट पीजी के बाद क्या कर लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीएचडी कर लीजिए। और जब आप पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के पहले क्या लगता है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर अभिषेक बाबू, डॉक्टर रानीखेत, लगाते नहीं लगाते हैं सर जी। तो याद रखिए आप लोग, ठीक ना। तो भैया ग्रेजुएशन फिर पीजी, अब ये एमफिल की पढ़ाई को क्या कर दिया गया है खत्म कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एमफिल की पढ़ाई को कौन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत खत्म किया गया, तो बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है खत्म कर दिया गया। कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए आगे की बात समझिए, आगे क्या कहता खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी, और बनेंगे एक रेगुलेटरी बॉडी। देखिए जब आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो आप देखते हैं कि मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है एआईसीटीसी से अप्रूवल है कि नहीं है कि नहीं है। जब सर जी आप क्या करते हैं कोई भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज से आप क्या करते थे, या कोई भी कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरा कॉलेज यूजीसी से एफिलिएटेड है कि नहीं है कि नहीं है भैया, है कि नहीं है। तो भैया उसी प्रकार से ये जो अलग अलग कॉलेज होते हैं मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, ग्रेजुएशन का, इसको कोई ना कोई क्या होता है रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल करता है, और अगर वो उससे एफिलिएटेड होता है तो वहां की डिग्री भारत के सभी जगह पर क्या होता है मान्य होता है, वैलिड होता है कि नहीं है। तो कहता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये सब चीज को खत्म कर दिया जाएगा, और सबको खत्म करके सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगा जो क्या करेगा ग्रेजुएशन को भी, जो क्या करेगा आपके मेडिकल कॉलेज को भी, जो क्या करेगा आपके इंजीनियरिंग कॉलेज को भी, जो क्या करेगा आपके बीबीए बीसीए जितने भी कॉलेज हैं लगभग सारे के सारे कॉलेज को क्या करेंगे कंट्रोल करने का काम करेगा। उसी को बोलते हैं जो किसी एक दूसरे को कंट्रोल करता है उसी को बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी। कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं।
तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटीई इसको खत्म करने के बाद कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा गया? तुम क्या बोलेंगे? इसको खत्म करने के बाद क्या कहा गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया गया। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला बात क्या बोलता है कि स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनेगा। अभी जो आप लोग मनमाना फीस लेते हैं ना, अरे मेरा 50,000 फी है, मेरा 5 लाख फी है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होगा? एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगा जो डिसाइड करेगा कि प्राइवेट कॉलेज का भी फी कितना होगा, कितना रहना चाहिए। कोई दिक्कत है? इसकी बात किया गया। अगला कहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर क्या किया गया है? जोर दिया गया। जैसे भैया देखिए अभी जो हम आपका क्लास ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं सर क्या है? एजुकेशन का ही सर बेहतर अपरूप है और इसी में एमेंडमेंट चेंज का ही सर एक परिणाम है कि हम आपके सामने क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं। तो सर जी एनईपी 2020 भी कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सर बच्चों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा क्या है? आप दुनिया के किसी भी कोना में हैं, आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, है कि नहीं है? क्या भैया ऑफलाइन में चीज पॉसिबल था? आप बोलेंगे सर कभी पॉसिबल नहीं है। तो भैया नेशनल एजुकेशन, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एजुकेशन पॉलिसी है जो ऑनलाइन पढ़ाई की सिफारिश करता है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। कोई दिक्कत है? नहीं। अब कहता है सर इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है क्या कहा गया कि विदेशी यूनिवर्सिटी भी क्या होगा? अपना कैंपस खोलेगा भारत में, और भारत में कैंपस खोल करके भारत का बच्चा जो है उसमें क्या कर सकता है? पढ़ाई लिखाई कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति कौन से एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा दिया गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दिया गया। कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि स्कूलों में ऐसे होंगे बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन। देखिए जब बच्चा का आप असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट मतलब क्या होता है? आकलन करते हैं। तो आप बच्चा का आकलन पहले कैसे करते थे? पहले सिर्फ और सिर्फ बच्चा का आकलन मास्टर के द्वारा होता था कि भैया मास्टर जो है बच्चा का आकलन करता था कि तुमको कितना नंबर आया, तुम्हारा टेस्ट ले लिया, तुम्हारे टेस्ट के बेसिस पर तुमको क्या करता था? डिसाइड करता था और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता था और वो रिपोर्ट को तुम्हारे गार्जियन को सौंपता था और फिर तुम्हारा गार्जियन जो क्या करता था? चटका देता था, अरे इतने कम नंबर ले लो रे, इतने बढ़िया नंबर ले लो रे। समझ आ गया ना? तो अब वही यहां पर ये बात कहा गया और वो बात क्या कहा गया है कि अब जो सर जी परफॉर्मेंस का आकलन होता था वो ऐसे नहीं होगा, अब जो है ये दूसरे प्रकार से होगा। देखिए कैसे कहता कि बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा और उनका 3 स्तर पर क्या होगा? आकलन होगा। तो पूछेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है बच्चे का आकलन कितने स्तर पर होगा? 3 स्तर पर। अब देखिए 3 स्तर में कहा गया कि सबसे पहले बच्चा अपना आकलन खुद करेगा। कैसे? अगर मान लीजिए सर हमको एनईपी पढ़ा दिए हैं और सर से हम एनईपी पढ़ लिए तो हम खुद से पूछेंगे क्या रे बेटा एनईपी पढ़ा, एनईपी आ रहा है? अच्छा ठीक है कृष्णा बाबू बताओ तो अगर एनईपी तुमको आ रहा है तो बताओ पहला शिक्षा नीति कब आया था? 1968 में आया था। इसका मतलब याद हो गया। अच्छा कृष्णा बाबू बताइए तो दूसरा कब आया था? ओहो सर जी दूसरा आया था 1986 में। तीसरा कब आया था? सर जी 2020 में। इसका मतलब हमको याद हो रहा है। इसको बोलते खुद से असेसमेंट करना। तो वही कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि अब बच्चे का परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर होगा और पहला स्तर पर बच्चा अपना आकलन हमको कितना आता है कितना नहीं आता है ये खुद से करेगा। क्या बाबू समझ आ रहा है? तुम अपना आकलन खुद से करना। सर जी दूसरा नंबर पर गर्लफ्रेंड करता है, करवा लिया ओकरे से। अरे पहले पर तोरा गर्लफ्रेंड से पूछना, पूछो तो हमसे एनईपी क्या होता है? इसका मतलब आप जो अपना आकलन खुद करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया लेवल 1। ठीक। और दूसरा में क्या होता है? दूसरा लेवल पे सर जी आपका आकलन आपका सहपाठी करेगा, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड करेगी। तुम गर्लफ्रेंड को फोन लगाएगा, मैडम मैडम पूछो एनईपी क्या होता है? वो तुमसे पूछेगी बताओ एनईपी क्या है। 2-3 को सवाल का जवाब देगा फिर मुंह बिचका देगा, बोलेगा अरे तुमको याद कहां है? तो इसका मतलब पहला आकलन आप करेंगे, दूसरा आकलन आपके मित्र करेंगे, आपके सहपाठी करेंगे और तीसरा लेवल पर तब आपका आकलन आपका मास्टर के द्वारा होगा। कोई दिक्कत है? पहला खुद से, दूसरा आपके मित्र के द्वारा और तीसरा आपके किसके द्वारा भैया? कहीं बोलो तो आपके टीचर के द्वारा। और दूसरा नंबर पर तो सर जी आपकी गर्लफ्रेंड करेगी नहीं करेगी, अब पूरा मजा आएगा सर जी, एकदम डिस्कस करेंगे टकाटक। नहीं देखिए वही बात है। क्या कहता है? देखिए एक स्वयं छात्र करेगा, मतलब पहला स्तर पर स्वयं छात्र करेगा, दूसरा पर सहपाठी करेगा और तीसरा पर उसका शिक्षक करेगा, है कि नहीं है? देखिए अगला बात क्या कहा गया। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला बाबू, देखिएगा थोड़ा देर धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा, धैर्य और संयम का परिचय देते हुए आप लोग पढ़िएगा। कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को एनएचईबी बिल के तहत जारी किया गया। पूछेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कौन से बिल के तहत जारी किया गया है? उसी को बोलते हैं एनएचईबी। पूछेगा कि एनएचईबी क्या होता है? इसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, मतलब इसी नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रस्तुत किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। कोई दिक्कत है? और इसको घोषित कब किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को इसको घोषित कर दिया गया था। कोई दिक्कत है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए वही बात कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020-21 तक लागू हो जाएगी। देखिए अभी तक लेकिन लागू नहीं हुआ, रियल में सर जी अभी तक लागू नहीं हुआ। क्या कभी भी अगर आप स्कूल जाते हैं
ऐसा है, आपको चूज करने के लिए मास्टर देता है कि तुम जो है ना फिजिक्स के साथ में आर्ट्स ले लो। तो अगर आपसे बात करें कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कब तक लागू करने की बात की गई है, 2021 तक, और चल क्या रहा है 2023, लेकिन आपका ये एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुआ है कि नहीं है। तो ये सब बात मत याद रखना, ठीक ना। तो बोलेगा अरे बात अगला मास्टर का पढ़ा दिया। और देखिए अगला बात कहता कि सर जी एनईपी 2020 लाने का उद्देश्य क्या था, तो इसका एक ही उद्देश्य था, और ये जो उद्देश्य है ना बाबू, इसको कॉपी में इतना सदा करके लिखना कि तुम्हारा जो है ना 7 पीढ़ी अगर आए तो वो भी इसको याद रखे कि इसका मेन उद्देश्य था सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। और जहां पर भी आपको पेडागोजी सेक्शन में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात मिल जाए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चा ऐसे पढ़ेगा ना, बच्चा उछल उछल के पढ़ेगा ना, तो बच्चा का पूरा डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास होगा, सब तरफ से विकास होगा, तो उस आंसर को आंख बंद करना, टिक कर देना, कृष्णा तेरा दोस्त देख लेगा, 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि एनईपी 2020 कहता है कि मेरा ये सब बात पढ़ाने का उद्देश्य एक है कि तुम्हारे अंदर जो है ना सब तरफ का डेवलपमेंट हो। जितना तुम पढ़ने में बढ़िया हो उतना तुम जो है कला में भी बढ़िया हो, उतना खेलने में बढ़िया हो, उतना गाने में भी बढ़िया हो, उतना नाच करने में बढ़िया हो, है कि नहीं है। यही बात कहा गया है कि एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, है कि नहीं है बाबू, है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर जी। अगला एनईपी 2020 का सर अध्यक्ष कौन था, तो भैया इसका अध्यक्ष था डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। तो ये बोलेंगे देखिए ये अलग नहीं है, ये एक साथ में है। क्या बोलेंगे, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन जो है ये एनईपी 2020 का कौन है, अध्यक्ष है। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे, ये इनके कौन है, आप बोलेंगे सर अध्यक्ष है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए वही बात, अगला बात क्या कहा गया, कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून देने की बात किया गया है, तो 3 से लेकर के 18 वर्ष। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, हम शिक्षा देंगे, वो भी फ्री में। लेकिन सर जी अगर आपसे बात करें कि आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कितने वर्ष तक को, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक को। और अगर इसमें दिव्यांग बच्चा होगा तो उसको 6 से लेकर के 18 वर्ष तक को। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं फ्री शिक्षा देना है। लेकिन सर जी आरटीई कहता है कि अगर बच्चा विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, विकलांग कभी भी वर्ड प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्या नेगेटिव टैग वर्ड है, दिव्यांग वर्ड यूज कीजिए। क्या दिव्यांग, अगर बच्चा दिव्यांग नहीं है, सब कुछ से सही है, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक में उसको फ्री एवं मुफ्त एवं गुणवत्ता शिक्षा देंगे। लेकिन अगर वो दिव्यांग है तो 6 से लेकर के 18 वर्ष तक शिक्षा देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। कहता है कि वर्ष 2035 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% मतलब जीईआर, देखिए वही बात कहता है, ये कहता है 2020 में ये बिल आया, कहता है कि हम अगले 15 वर्ष का टारगेट रखते हैं, 2035 तक का टारगेट रखते हैं, और 35 तक में आपके हायर स्कूल में मतलब 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल में हम जो है कम से कम 50% बच्चा का एडमिशन और 50% बच्चा को नियमित स्कूल लाने की बात करेंगे। तो जब भी आपसे बात करें कि हायर सेकेंडरी में तो 15 वर्ष का लक्ष्य रखा गया 2035 तक का, लेकिन सर जी लोअर में 10 वर्ष का 2030 तक में कितना 100%। लेकिन इसमें सर जी किसमें, अपर प्राइमरी लेवल में क्या बोले सर जी 50% का लक्ष्य रखा गया। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अब आगे बात क्या क्या, देखिए ये बात आपको बता चुके हैं कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, इसी का नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए हम क्या बोले, पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले आपके शिक्षा मंत्रालय को एमएचआरडी के नाम से जानते थे, और इस एमएचआरडी का नाम परिवर्तन किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। तो पूछता है कि शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उसी का नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला देखिए कहता है कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, हम अभी क्या बोले थे कि एआईसीटी, एनसीटी, यूजीसी सब खत्म किया जाएगा। तो कहता है सर जी कि आपका जो लॉ का कॉलेज है, मतलब जहां पर आप एडवोकेट वकालत करते हैं, और जो आपका मेडिकल कॉलेज है, इसको छोड़ करके बाकी दुनिया में जितना भी एजुकेशन कॉलेज है, चाहे जो भी कॉलेज कौन हो, कहता उसके लिए एकल निकाय के रूप में HECI मतलब सर जी हायर एजुकेशन कमीशंस ऑफ इंडिया आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब सर जी इसको एक आयोग जो है कंट्रोल करेगा और उसका नाम क्या होगा, HECI। और वो किसको किसको छोड़ करके, तो मेडिकल कॉलेज को और लॉ को छोड़ करके। इसके लिए सर जी अलग बॉडी बनेगा जिसकी बात अभी नहीं किया गया। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर में। देखिए आगे कहता है कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जी शोध मतलब रिसर्च को, अनुसंधान मतलब खोज को, मतलब जी रिसर्च और अनुसंधान इस चीज को खोज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना की जाएगी। तो पूछेगा कि भैया बताइए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात जो है कहां पर किया गया है, हम बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया गया। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सबने। अगला कहता है कि प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा को आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने का जो उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास तो है ही, सर्वांगीण विकास के साथ साथ जो आपका सर जी प्राचीन जो पहले का नॉलेज है, जो आपका सनातन भारतीय ज्ञान है, जो सर जी आपका
धर्म है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ये सब चीज को भी सर क्या किया गया, रिस्पेक्ट करने की बात किया गया। देखिए, विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में की गई है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, आशा नहीं। पूर्ण विश्वास करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आने वाले जितने भी सवाल होंगे इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, और इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पर हम आज ही डाल देंगे, इसका भी और एनसीएफ का भी। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो हम आपको फिर से बोल देते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जाइएगा टेलीग्राम पर और सर्च कीजिएगा कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा सर ऑफिशियल, OFFICAL। कहीं पर भी आपको गैप नहीं देना, बिना गैप सर्च किए आप कृष्णा सर ऑफिशियल जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन, क्या बोलेंगे, ऑनलाइन, क्या बोलेंगे, ऑनलाइन कैरियर, क्या बोलेंगे, ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म, PLATFORM, ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म खुल जाएगा और आप इसको क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको क्या होगा, इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए, अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा चुके हैं, तो सर हम आपको पढ़ा चुके हैं NEP, आज पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा है NCF। अब कल के लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर इस तीनों का क्या करेंगे, हम आपको अलग अलग क्वेश्चंस लाएंगे। और साइंस में क्या क्या पढ़ा चुके हैं, तो साइंस वाला भी वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुका है। तो जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप उन सारे वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। अभी आपके एग्जाम में 2 मंथ 2.5 मंथ का समय है, 2 से 2.5 मंथ तक के अंदर में मेरे दोस्त हम आपके लिए एक एक सब्जेक्ट का 4-4 घंटा 3-3 घंटा का मैराथन लेकर के आएंगे। और उस मैराथन जो हम आपको पढ़ाएंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि 85 से लेकर के 90% क्वेश्चन आपको उसी मैराथन से देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ काम क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। और मेरे दोस्त, अगर आपको मेरा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेरा बुकलेट चाहिए आपको, अगर आपको लगता होगा कि सर आप जो है ना अपना जो है ना प्रीवियस ईयर का बनाया हुआ अपने ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म का हमको नोट्स दे दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसके लिए हम आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, कहां पर, मेरे नंबर पर। और वो नंबर मेरा क्या है, नंबर है 88 26 50 99 20 कि सर हमको इस नंबर पर नोट्स चाहिए। आप हमको कमेंट कीजिएगा इस नंबर पर, और इस नंबर पर हम आपको क्या करेंगे, फ्री में ये नोट्स को सेंड कर देंगे। ये वाला नोट्स आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये नंबर आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। आप हमको फोन कीजिएगा, फोन नहीं सॉरी मैसेज करना, आपको सिर्फ अपना नाम कि सर मेरा नाम फलना है, मैं सीटेट का प्रिपरेशन करती हूँ, हमको ये सब्जेक्ट का नोट चाहिए, जो मेरे पास में होगा वो हम आपके लिए 100% क्या करेंगे, सेंड कर दिया करेंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे एक चीज तो मांग ही सकते हैं ना भैया, और वो क्या है, वो क्या है, प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्यों? क्योंकि सर एजुकेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये एजुकेशन तो सभी के लिए है ना, इस पर तो अधिकार सबका है ना। तो सारे बच्चों को बतलाना है जो जिसके पास में एक मोटा रकम फीस देने के लिए दूसरे के पास नहीं होता, ठीक है ना। तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।